हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे। एसिड की डेफिनेशन पढ़ी हमने, है ना। एक डेफिनेशन थी जो एंशियंट टाइम से है। एसिड का मतलब था सोर सब्सटेंसेस, मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। फिर हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन की थी। दूसरी डेफिनेशन थी आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे वो क्या कहलाएंगे? वो एसिड्स कहलाएंगे, है ना। HCl, HNO3 और वो सारे। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप ये जरूर पढ़ना, सोचना इसके बारे में कि एसिड के लिए वाटर जरूरी क्यों है। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। मतलब व्हाट इज द रोल, क्या होगा। ठीक है, जो वाटर है, वाटर का काम क्या होता है। अब हमें एक बात पता है कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। आप ये समझ सकते हो कि जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो ज्यादा होती है तो वो एज ए इंसुलेशन का काम करता है। वो आयंस को अलग अलग कर देता है, उनको कंबाइन नहीं होने देता है। अब जो एसिड है, जैसे HCl है, सबसे सिंपल सा। अब ये अपनी प्रॉपर्टी कब शो करेगा? जब ये H पॉजिटिव आयन देगा, मतलब जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब सोचने की बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटेगा क्यों? है ना, ये बॉन्ड क्यों टूटना चाहेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हम इसको पहले क्या, इसको गर्म करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, फिर टूटेगा क्या ये? बट ऐसा तो होता ही नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे भी या बहुत लो टेम्परेचर पे भी जो ये हैं ये अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फिर इनको एनर्जी कहां से मिलती होगी? तो ये एनर्जी कहां से मिलती है इनको? इन द फॉर्म ऑफ सोल्वेशन, वाटर से मिलती है। तो क्या कहता है कि वाटर की प्रेजेंस में इनका डिसोसिएशन होता है, टूटते हैं ये। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वाटर क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ये जो एसिड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर का मतलब जिसके ऊपर पोल्स एग्जिस्ट कर जाएं, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएं। जैसे HCl है, क्लोरीन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। जैसे हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वाटर भी एक पोलर सोलवेंट होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के चारों तरफ आ जाएंगे, और इसी तरीके से जब क्लोरीन है इसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे? हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। और ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट क्लोरीन के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से दोनों के जो बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन, और इसके चारों तरफ कौन होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के चारों तरफ कौन आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और इस तरीके से ये वापस रिकंबाइन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वाटर की हेल्प से क्या हुआ? ये एसिड आयोनाइज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? H2O हेल्प्स इन डिसोसिएशन, helps in dissociation of acid. So acids give H positive ion easily and behave as acid. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जो H2O है वो किस में हेल्प करेगा? हेल्प करेगा इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड, एसिड को तोड़ने में हेल्प करेगा, जिससे एसिड जो होंगे वो H पॉजिटिव आयन इजीली दे पाएंगे, और इसी वजह से वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो जब तक एसिड वाटर नहीं होगा तब तक ये आयोनाइज नहीं होगा, और जब आयोनाइज ही नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ वाटर। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हम एसिड को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो ये जो रोल ऑफ वाटर है ये भी आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं. एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब कि वो वीक होगा कि पावरफुल होगा. तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से हम क्या समझते हैं, किन एसिड्स को हम वीक बोलेंगे, किन एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 वीक एसिड एंड नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास इसके बेस पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो सबसे पहले वीक एसिड्स किन को बोलेंगे, तो वीक एसिड नाम से पता लग रहा है कि जो वीक होंगे, जिसकी पावर बहुत कम होगी. मतलब ऐसे एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज हो, कंप्लीट आयोनाइज ना होते हो. मतलब कि जैसे हमारे पास कोई एसिड है, उसके मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए, बट उसके 1000 मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं. उसमें से कुछ एक 20 या 30% मॉलिक्यूल ही H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, या 20 और 30 मॉलिक्यूल ही H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, बाकियों का आयोनाइजेशन हुआ ही नहीं. तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड, विच आयोनाइज या विच डिसोसिएट पार्शियली. और इसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएंगे, विच आयोनाइज अप्रोक्सीमेट कंप्लीटली, जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, लगभग पूरे के पूरे टूट जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो वीक एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई, दोज एसिड्स which ionize partially. Which ionize partially called weak acids. Those acids which ionize partially called weak acids. For example, acetic acid, CH3COH. ठीक है, जितने भी जर्नली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, दूसरा है, अब इसको वीक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम. इन वीक एसिड को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी तरीका है कि हम इसको डबल एरो से, रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक मॉलिक्यूल टूटे और वो वापस रिकंबाइन हो गए. तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, बहुत ही थोड़े होंगे. ठीक है, जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत थोड़े होंगे. ठीक है, सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोज एसिड्स which ionize completely. Which ionize completely in aqueous medium. ठीक है, दोनों ही aqueous medium में है. called strong acids. For example, HCl, H2SO4, ये सब किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में. अब इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, इनको पहचान करने के लिए कि हम इनके लिए सिंगल एरो का यूज करते हैं. सिंगल एरो का मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीट आयोनाइज हो गए हैं. ठीक है, ये कंप्लीट आयोनाइज हो गए हैं, ये वापस रिकंबाइन नहीं हुए. अगर वो रिकंबाइन होते हैं तो इसका मतलब वीक है, अगर रिकंबाइन नहीं होते हैं तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सेकंड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी. सेकंड है ऑन द बेसिसिटी. अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन देगा. ठीक है, बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, वो क्या कहलाएगी, उसकी बेसिसिटी. तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बेसिसिटी की, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एन एसिड is called basicity.
ठीक है, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देगा उसके बेस पे बेसिसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, तो मोनो का मतलब सिंगल, मतलब ऐसे एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी हो 1, जो एक H पॉजिटिव आयन दे सकता हो। तो those acids whose basicity is 1 called monobasic acid. For example HCl, HNO3 etc. ये क्या कहलाएंगे? मोनोबेसिक। ठीक है, ऐसे ही डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक का मतलब whose basicity is 2, जिसकी बेसिसिटी 2 होगी, जो 2 H पॉजिटिव आयन देता हो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है, जिसकी बेसिसिटी 2 हो, जिसकी बेसिसिटी 2 से ज्यादा हो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीबेसिक एसिड्स, जैसे H3PO4। ठीक है, तो वो सब किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। क्लियर है? नंबर थर्ड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि वो किस सोर्स से हमें मिले हैं। मतलब उनका सोर्स ऑर्गेनिक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, उनका सोर्स क्या होगा? तो नंबर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड्स, on the basis of their source acids are of two types, organic and inorganic acid। तो organic acids कौन से होंगे? those acids which are obtained from living organisms, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकले हों वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहां से निकला है, कहां से ड्राइव हुआ है? ये विनेगर से। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से। ठीक है, ऐसे सिट्रिक एसिड लेमन से, फॉर्मिक एसिड रेड आंट से, बालू कीड़ी जो नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर होता है ये। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये ऑर्गेनिक एसिड हो गए। पूरी टेबल है वो आपने याद रखनी है बुक में से। सेकंड आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स किनको बोलेंगे हम? ऐसे एसिड्स जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, रॉक से मिले हों, सी से मिले हों, ठीक है, इनसे मिले हों, वो सब के सब नॉन लिविंग, सॉरी इनऑर्गेनिक। तो दोज एसिड्स which are obtained from non-living organisms, non-living sources like rock, sea water, earth crust etc. फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी होते हैं जनरली ये सब के सब स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ये सब के सब क्या होंगे? स्ट्रोंग होंगे। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? वीक होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के होते हैं, कौन सा? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? जिसमें एसिड की परसेंटेज बहुत कम हो एज कंपेयर टू वाटर।
और कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें एसिड की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस पे भी दो टाइप के एसिड्स होंगे। फर्स्ट है डाइल्यूट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज सॉल्यूशंस in which concentration of acid is very less as compared to solvent या water। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें एसिड बहुत कम है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोल सकते हैं। ऐसे ही कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से हो जाएंगे, जिसमें परसेंटेज ऑफ एसिड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोज सॉल्यूशंस इन विच concentration of acid is higher or larger। ठीक है, वो वाटर के कंपैरेबल भी हो सकती है, वाटर से ज्यादा भी हो सकती है, is higher called strong acids। सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, concentrated acid called concentrated acids। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। आप इनको अपने अच्छे से नोट भी करोगे और बुक से अच्छे से पढ़ोगे भी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वो पूछ सकते हो। ओके।